नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। आपका शहर, आपका रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ नितेश गर्ग। अब चलेंगे हर शहर में, जिस शहर की खबर होगी और वहां के रिपोर्टर से आपको मुखातिब कराएंगे, उसी के मुंह से आपको खबर बताएंगे और सारी सच्चाई, क्या फसाना, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ की इस खबर का रुख करने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। राजनांदगांव में संतोष पांडे बनाम भूपेश बघेल का मुकाबला है। कोरबा में सरोज पांडे बनाम ज्योत्सना महंत का मुकाबला है। बिलासपुर में तोखन साहू बनाम देवेंद्र यादव का मुकाबला है। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचे इनके लिए प्रचार करने। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वे छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर लोकसभा का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार किया और कांग्रेस के साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की, सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार किया और कांग्रेस पर यहां भी उन्होंने जमकर हमला बोला। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन, ये मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है। एक तरफ फ्री में राशन और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस ने तो घोटाले पे घोटाले, शराब का घोटाला, कोयला का घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, और तो घोटाले थे, गोबर में भी घोटाला कांग्रेस ने यहां कर दिया। अब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे? कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते राम तो सबके हैं। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई? कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है। फिर योगी आदित्यनाथ बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं।
कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। तो राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर तीनों जगह योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है राजनांदगांव की और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिलीप हमारे सहयोगी, क्योंकि दिलीप चप्पे चप्पे पर दुर्ग संभाग पर नजरें टिकाए हुए हैं। दिलीप, क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? कौन कौन सी वो चीजें थी जो प्रभाव डाल सकती हैं राजनांदगांव की सियासी लड़ाई में? देखिए निदेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव जिस जगह पे अपनी जनसभा को संबोधित किए, वह सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है, वहीं संतोष पांडे एक बार सिटिंग एमएलए है। वहां पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सबसे ज्यादा उन्होंने भूपेश बघेल को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिस सरकार में शराब घोटाले, चावल घोटाला और कोयला घोटाला, महादेव ऐप जैसे कई घोटाले हुए हैं, उस घोटाले के आरोप में जो आरोपी, महादेव में जो आरोपी है, उनको उम्मीदवार बन के राजनांदगांव लोकसभा में अभी आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता अब ठगने वाली नहीं है, अब ये नया भारत है, नए भारत की शुरुआत हो सकती है, घोटालों बाजों की यह जन सरकार नहीं बनेगी। तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ दो चीजों पर भूपेश बघेल को उन्होंने आड़े हाथों लिया। बिल्कुल दिलीप, अगर बात की जाए जो लोकेशन थी योगी आदित्यनाथ की रैली की, उसका जो सियासी समीकरण है, जातिगत फैक्टर है, कुछ अलग बिंदु जो अलग तरीके से इंपैक्ट कर रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राम के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि तीनों सभाओं में आपने देखा होगा, सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ एक तो कांग्रेस के घोटालों पर फोकस किए हुए, दूसरा राम को कांग्रेस ने नकारा, इस बात को फोकस किए हुए हैं कहीं, और तीसरा यह है कि जिस तरह से हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ ने पकड़े हुए थे और सारे जितनी भी सभाएं हुई थी वहां पर हिंदुत्व की बात की कि कांग्रेस ने राम को नकारा, एफिडेविट कोर्ट में डाला कि राम का अस्तित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की ये 3 सभाएं जो हुई है, ये हिंदुत्व वोटर को संगठित करने की, अपने ओर आकर्षित करने के लिए क्या है। और जो भूपेश बघेल की जो राजनांदगांव में उन्होंने कहा है कि जो सरकार 5 सालों में कई घोटाले हुए हैं, उस घोटाले करने के बाद आज ये उम्मीदवार बन के और हिंदुत्व को कुल मिलाकर फोकस किया गया है और तमाम तरहों से योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हुंकार भर रही थी। कहां हुंकार भर रही थी, कैसे हुंकार भर रही थी, ये सब देख लीजिए रिपोर्ट में। फिर क्या हुंकार भर रही थी वो बताएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले कांकेर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर का महामुकाबला बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग से है। यहां प्रियंका ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर करारा हमला बोला। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? मोदी जी खुद सक्षम बनते रहे। इसके बाद प्रियंका गांधी सीधे छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट पहुंची और भूपेश बघेल के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। यहां भी उन्होंने खुले मन से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
तो देखिए आपने जमकर निशाना चला है, उधर से वार हुआ है तो इधर से पलटवार हुआ है, कहीं इधर से वार हुआ है तो उधर से पलटवार हुआ है। और वार पलटवार को देख रहे थे बस्तर से हमारे संजय ठाकुर सहयोगी और रवि मेरी रायपुर से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे दूरबीन लगाकर। दोनों ही सहयोगी जुड़ गए हैं। राजनांदगांव के माफ कीजिएगा बालोद में राजनाथ सिंह के बाद अब प्रियंका गांधी पहुंची हैं। संजय, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे, क्या क्या उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर से ही प्रभावित है, वैसे ही कुछ मुद्दे हैं। देखिए, बालोद के हथौद में आज प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया और इससे पहले राहुल गांधी बस्तर लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने आ चुके हैं और वही बातें लगभग प्रियंका गांधी भी दोहराती दिखी। प्रियंका गांधी ने बहुत जोर देते हुए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात की। प्रियंका गांधी ये दोहराती नजर आई कि जो कुछ पैसा है वो कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस से अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। इसके साथ ही 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी ने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कांकेर की जनता को कि अगर वो कांग्रेस पक्ष में वोट देते हैं, उनकी सरकार आती है तो लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब देखिए, जो महतारी वंदन योजना जो है या लाडली लक्ष्मी योजना जो है जिसमें 1000 बीजेपी दे रही है, इसका तोड़ कांग्रेस ने निकाला है। वो पूरे साल में 1 लाख रुपए देगी, मतलब हर महीने लगभग 8,500 रुपए। तो ये उनका तोड़ है। हालांकि जनता इसको कितना स्वीकार करती है, जनता इनके वादे को मानती है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जी संजय, रवि भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, राजनांदगांव के रण में पहुंच गई प्रियंका गांधी, महिला चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हैं, कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि संजय ने बताया कि 8,500 रुपए महीना महिलाओं को देने की बात है, तो बिलासपुर के रण में, माफ कीजिएगा राजनांदगांव के रण में ये घोषणाएं, ये वादे, ये कितना काम आएंगे? नितेश, घोषणाएं, वादे, सब चर्चा हो रही है, लेकिन आपको मैं 2-3 पॉइंट बताता हूं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता को जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले तो राजनांदगांव लोकसभा सीट भूपेश बघेल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छत्तीसगढ़ में। और हाई प्रोफाइल सीट के बाद वहां पर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे की जो कहानी है उसको भी आपको समझा देता हूँ। राजनांदगांव वो सीट है जहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिला वोटरों की संख्या है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल की चुनावी जोड़ी है वो यूपी में, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा। हिमाचल प्रदेश में इन दोनों की जोड़ी ने कमाल किया और सरकार भी बना ली। तो भूपेश बघेल के खास या प्रियंका गांधी के खास माने जा सकते हैं भूपेश बघेल। इसीलिए जहाँ जहाँ भूपेश बघेल की कोई बड़ी सभा होती है, भूपेश बघेल की जहाँ ज़रूरत होती है प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी खुद वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके समर्थन में प्रचार करने पहुँचती है। तो ये भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ी बात है। और वहाँ महिला वोटर ज़्यादा है, तो महिला वोटरों को साधने की जो कोशिश यहाँ पर की गई है राजनांदगांव में, तो देखने वाली ये बात होगी कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँच रहे हैं। तो दोनों में से किसके भाषण पर जनता भरोसा करती है और लोकसभा चुनाव कौन जीतता है? बिल्कुल, संजय का एक बार फिर से रुख करेंगे। संजय, कैसी थी रैली अगर कंपैरेटिवली राजनाथ सिंह की रैली को देखा जाए और आज प्रियंका गांधी की रैली को देखा जाए, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस थे? कितना लोगों को एंगेज कर पाई ये रैलियां? और क्या यहाँ आते आते अभी कांग्रेस पार्टी ने देर तो नहीं कर दी? पहले चरण से ही पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई, कठोर उपस्थिति, अपनी गंभीर उपस्थिति दर्ज करा दिया। नीतीश, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहले प्रत्याशियों के चयन में और इसके बाद फिर जब सभा इनकी शुरू हुई, प्रचार शुरू हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के सामने पीछे छूट गई है। लेकिन जो आपने कहा कि कितनी भीड़ थी, तो प्रियंका गांधी ने सभा में पहुंचते जो पहला शब्द कहा वो ये कहा कि शादी का सीजन चल रहा है और बहुत तेज धूप है, इसके बावजूद भी आप लोग मुझे सुनने आए हैं, तो मैं इसको देखकर खुश हूं। मतलब भीड़ तो थी। हालांकि देखिए, क्योंकि विपक्ष में है फिलहाल कांग्रेस, और विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो मैं ये प्रैक्टिकल आपको नॉलेज बता रहा हूं कि वहां विपक्षी पार्टी को भीड़ जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये बात तो नजर आती है कि उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन हाँ भीड़ थी। और इसे देखकर कांग्रेसी और प्रियंका गांधी संतुष्ट थे कि इतनी धूप में और शादी के सीजन चलते हुए भी इतनी भीड़ आई है।
तो ये प्रियंका गांधी ने खुद भी अपनी सभा में कहा। अब देखिए खास बात क्या है कि यहाँ बीरेश ठाकुर जो पिछले बार मात्र 6000 वोटों से हार गए थे, इस बार उनका सामना है भोजराज नाग से। बीजेपी ने अपना चेहरा चेंज किया, वहां भोजराज नाग को इस बार टिकट दिया है। भोजराज नाग जो कि धर्मांतरण के मुद्दे पे लगातार मुखर रहे हैं और वो भी अपने विवादास्पद बयानों से चर्चा में रहते आए हैं। तो ऐसे में इस बार बीरेश ठाकुर जो साफ सुथरी छवि वाले आदमी हैं, ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, उनका सामना सीधे सीधे भोजराज नाग से है जो उस क्षेत्र में एक स्थानीय पुजारी के तौर पे भी प्रचलित हैं। तो ऐसे में बीरेश ठाकुर जो पिछले बार सिर्फ 6000 वोटों से हार गए थे, तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस बार जो है वो 6000 का अंतर जो था उसे पूरा किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ प्रियंका गांधी की रैली हुई, इसमें भूपेश बघेल भी आए और यहाँ वो अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए नजर आए। रवि आखिरी प्रश्न पूछूंगा। राजनांदगांव के सियासी रण में एक ट्विस्ट है, भारतीय जनता पार्टी जब आ रही है तो सीधा बैटल किससे कर रही है? भूपेश बघेल पर करारा प्रहार कर रही है, 1-1 हो रहा है। जबकि कांग्रेस के आ रहे हैं तो प्रत्याशी वाइज सीधा निशाना नहीं साध पा रहे हैं, बल्कि सरकार पर, केंद्र सरकार पर ही हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इवन राज्य पर भी हमला वैसा नहीं देखा जा रहा। तो क्या इस चीज से जनता कैसे कनेक्ट करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पेसिफिक टारगेट है, और तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस चीज में पीछे दिख रही है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो है वो केंद्र बनाम दिख रहा है और यहाँ भूपेश बघेल सीधे आड़े हाथों आ जा रहे हैं? नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रणनीति लगभग क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है मोदी के चेहरे पर चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। खासकर राजनांदगांव सीट की बात करें तो राजनांदगांव सीट में सिर्फ भूपेश बघेल अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल खुद प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और पहला कोई बड़े नेता का क्या राजनांदगांव में दौरा हुआ है तो प्रियंका गांधी का हुआ है। अब तक हम कांग्रेस की रणनीति को देखकर समझ पा रहे हैं तो कांग्रेस कोशिश करती है कि केंद्र सरकार को निशाने में ले और बीजेपी कोशिश करती है कि वहां जो प्रत्याशी है उसको निशाने में ले। और हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि जब चुनावी दौर था तब भूपेश बघेल को ज़्यादा टारगेट किया जाता था, चाहे वो ईडी का हो या महादेव सट्टा ऐप का हो, सभी मामलों में भूपेश बघेल का चेहरा ज़्यादा टारगेटेड होता था। तो इसका असर भी हुआ, क्योंकि राज्य में सबसे बड़ा नेता भूपेश बघेल है कांग्रेस पार्टी से और उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता को ही बीजेपी टारगेट करती है। तो इससे प्रभाव पड़ता है जनता के बीच और जो प्रभाव पड़ता है उसका असर चुनाव में दिखता है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, 2 खबर के लिए आपका शुक्रिया कर देता हूं, 2 खबर के बाद एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की बात करेंगे, और वो बड़ी खबर क्या है टीवी स्क्रीन पर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। करीब 8:30 बजे अमित शाह रायपुर पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे अमित शाह। कुछ ऐसी ही बैठक लोकसभा से पहले ली गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव पर महामंथन होगा। रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल कांकेर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज प्रियंका गांधी ने कांकेर में जनसभा की है और अमित शाह अब कांकेर पहुंचेंगे। तमाम जानकारी जो पल पल की अपडेट होगी इस दौरे को लेकर, कांकेर की जनसभा को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, सब कुछ विस्तार न्यूज आपको विस्तार से दिखाएगा। अब से थोड़ी ही देर बाद अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग, उत्साह भरेंगे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे अमित शाह के दौरे को लेकर। इसके साथ ही कांकेर आने के क्या मायने हैं अमित शाह के, और 8:30 बजे के करीब अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मृगेंद्र, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसी ही कुछ रात को बैठक हुई थी और भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा था कि रात को आते हैं चले जाते हैं। अब रात को आ रहे हैं, रुक रहे हैं, लोकसभा चुनाव है। देखिए, अमित शाह का कल कांकेर में दौरा है, उनकी एक बड़ी सभा है कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, तो इस सिलसिले में आ रहे हैं। हालांकि आज जो 8:30 बजे के करीब पहुंचेंगे वो,
प्रदेश कार्यालय में ही उनका रुकने का है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, और वहाँ प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं के साथ मंथन करेंगे। जो बाकी, क्योंकि एक लोकसभा सीट में मतदान हो चुका है छत्तीसगढ़ की, 10 सीटें बची हैं और दूसरे चरण में 3 प्रमुख सीटें हैं। तीनों में हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव है और कांकेर और महासमुंद है, ये 3 सीटें हैं। तो इन सीटों को लेकर अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं से मंथन करेंगे। वहां अब तक क्या क्या हो चुका है और पार्टी की आगे की क्या रणनीति है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिगेड कांकेर में आज प्रियंका गांधी ने भी जनसभा की और अगर पिछले बार की चुनाव परिणामों की बात की जाए तो जो कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं लगभग 6000 वोट से ही पीछे थे। प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही हैं। अमित शाह का पहुंचना कितना प्रभावी होगा, कितना काउंटर होगा, कितना वहां के चीजों को बूस्ट अप करेगा वहां के, अगर विधानसभावार समीकरण को देखा जाए इन परिणामों के बाद? देखिए, कांकेर में प्रियंका गांधी की सभा हुई है। इस आपको पहले मैं उन समीकरणों को बता दूं जो आप जानना चाह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद जो कांकेर लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांकेर में काफ़ी कम अंतरों से हार हुई। उसी प्रत्याशी को कांग्रेस ने रिपीट किया है, जबकि भाजपा ने भोजराज नाग को इस बार प्रत्याशी बनाया है। और अमित शाह की सभा के बाद आप जानते हैं कि भाजपा के 2 नेता अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी, इनकी सभा के बाद माहौल बदल जाता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जो वोटों का प्रतिशत देखेंगे, जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो उसमें कांकेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त है वोटों के आधार पर। उस लिहाज से देखेंगे तो अमित शाह की सभा के बाद बीजेपी अप होती नजर आएगी। जी, तो कुल मिलाकर शाह टफ टास्क लेते हैं अपने हाथ में और उसी टफ टास्क को लेते हुए कल कांकेर पहुंच रहे हैं। मृगेंद्र, बने रहिएगा, अगली खबर भी सियासत से जुड़ी और आपसे अच्छा सियासत का जानकार कोई है नहीं। अगली खबर है बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं चल रही हैं और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। लोरमी, आरंग, भिलाई में जनसभा करेंगे। कहां? लोरमी, आरंग, भिलाई, यानी कि जिन 3 लोकसभा सीटों की बात मृगेंद्र पांडे ने की है उन्हीं 3 लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंगेली के लोरमी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बात भी की है। लोरमी भी पहुंचे हैं और सभा स्थल का जायजा भी लिया है। क्या कुछ कहा है अरुण साव ने, वो सुन लीजिए, फिर मृगेंद्र का रुख करेंगे सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का 22 अप्रैल को लोरमी आगमन हो रहा है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 12 बजे लोरमी आएंगे। हाई स्कूल के मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू जी के चुनाव प्रचार के लिए आम सभा का आयोजन है। उस आम सभा में शामिल होने के लिए, संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो रहा है। मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक तरफ शाह की हुंकार, एक तरफ नड्डा जी की हुंकार। मृगेंद्र जी, देखिए, अमित शाह की कांकेर में सभा है जो सेकेंड फेज में आता है और जेपी नड्डा की जो सभा हो रही है वो 3rd फेज में। आप बीजेपी की तैयारी का अंदाजा लगाइए कि जब कांग्रेस के नेता सेकेंड फेज पर फोकस कर रहे हैं, भाजपा उससे एक कदम आगे जाकर 3rd फेज की सीटों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतार रही है। आरंग पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में आया था। भिलाई में कांग्रेस के विधायक हैं और वही विधायक अभी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और लोरमी जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव की विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साथ जेपी नड्डा की जो सभाएं कराई जा रही है वो किस तरीके से है कि देवेंद्र यादव पर चौतरफा अटैक है। भिलाई उनके विधानसभा क्षेत्र में अटैक है और वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं लोरमी,
उसमें एक विधानसभा क्षेत्र आती है, वहाँ अटैक है। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी के तहत भाजपा अपने स्टार कैंपेनर को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रही है। वाह, क्या कमाल विश्लेषण दिया है ब्रिगेन जी की। चौतरफा हमला और तीसरे चरण की तैयारी डबल चरण में क्यों? क्योंकि आसपास की लोकसभाओं में इंपैक्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ जानकारी और इसे लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी ने बोंदानार के करीब जो है ये बैनर पोस्टर लगाए हैं। ये जो इलाका है, ये रास्ता जो है ये नारायणपुर से अंतागढ़ को जोड़ता है, मतलब कांकेर जिले से नारायणपुर जिले को जोड़ने वाले ये रास्ता है, मुख्य मार्ग है जो बहुत जिस पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है। इस इलाके में आकर नक्सलियों ने मुख्य मार्ग के करीब जो है बड़े बैनर पोस्टर लगाए हैं, कई पर्चे फेंके हैं। यहाँ काफ़ी समय बाद नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी जो है वो एक्टिव हुई है। अब देखिए, 16 मार्च की घटना को इससे क्यों जोड़ना चाहिए? 16 मार्च को नक्सलियों को देश का सबसे बड़ा नुकसान कांकेर में ही हुआ। उस जगह से इस दूरी जो है जहाँ पर्चे लगाए हैं, लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है। ये कांकेर जिले का ही इलाका है। अब यहाँ नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी सक्रिय हुई है और जो नुकसान हुआ था वो नक्सलियों की परतापुर एरिया कमेटी को हुआ था। तो यहाँ ये दो इसे तरीके से जोड़ सकते हैं हम कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, नक्सलियों की परतापुर एरिया कमेटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ अब नक्सली कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और यहाँ रावघाट एरिया कमेटी जो काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ी हुई थी, किसी तरह की हलचल नहीं थी, वो फिर से एक्टिव हुई है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें। और ये जो इलाका है यहाँ, क्योंकि पहले बीएसएफ का कैंप हुआ करता था, लेकिन इलाका पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था। यही है कारण कि यहाँ से बीएसएफ का कैंप अब जो है शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ये फिर जरूरत क्या नजर आती है कि यहाँ फिर से कैंप स्थापित करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और जो कमेटी सरेंडर कर चुकी थी, लगभग हार मान रही थी, वो एक बार फिर से फन उठा रही है। संजय महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, हमको राजनीति से लेकर तमाम पहलुओं पर आपने बात की, उसके लिए शुक्रिया। आगे चलेंगे। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक दिन की न्यायिक रिमांड पर अनिल टुटेजा को भेजा गया है। पूर्व आईएएस कल स्पेशल कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने आज पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया था, तो अनिल टुटेजा को फिर से कल पेश किया जाएगा, ये भी जानकारी ले लीजिए। और एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, ये भी जानकारी है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस संदर्भ में। लेकिन पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और फिर से उन्हें पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन एक दिन की रिमांड अभी फौरी तौर पर स्वीकृत की गई है और आगे कल फिर उन्हें ईडी पेश करेगी। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, एक दिन की रिमांड, क्या ऐसी वजह थी कि एक दिन की रिमांड दी गई? बिल्कुल, देखिए वजह थी कि आज संडे था और कल ये शाम की गिरफ्तारी की गई थी। कल अपने ईडी जो है वो अपने हिरासत में अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को ली थी, जिसके बाद सुबह 4 बजे तक के दोनों से पूछताछ की गई थी। और पूछताछ करने के बाद पे यश टुटेजा को तो छोड़ दिया गया, लेकिन अनिल टुटेजा पर जो है वो ईडी ने उस पर गिरफ्तारी शो की, उस पर एफआईआर शो की। और एफआईआर शो करने के बाद में आज दोपहर 3 बजे स्पेशल कोर्ट पर इसको पेश किया गया था। क्योंकि संडे था और जो ईडी के मजिस्ट्रेट है वो नहीं बैठे थे, तो ऐसे में जो ईडी के अफसरों ने जो है वो जिला कोर्ट में इसको पेश किया था। कल स्पेशल कोर्ट पे इसे फिर पेश किया जाएगा और जिले कोर्ट की तरफ से एक दिन की न्यायिक रिमांड दी गई है। तो कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में जो है एक बार फिर से पेश किया जाएगा, जिसके बाद ईडी लंबे समय तक के 14 दिन का रिमांड मांग सकती है। आज भी 14 दिन के रिमांड की मांग जो है ईडी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन संडे होने की वजह से एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जो है अभी फिलहाल भेजा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और एक दिन की न्यायिक रिमांड कल 14 दिन की मांगी जाएगी और देखा जाएगा कि कितने दिनों की दी जाती है। रोहित, इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। डीडी न्यूज यानी कि दूरदर्शन के सरकारी समाचार चैनल डीडी न्यूज का लोगो बदला है। लोगो भगवा हुआ है, रूबी लाल रंग का हुआ है, सूर्योदय के रंग का, केसरिया रंग का। इसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधा और सरकार की तरफ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार कर दिया। क्या कुछ हुआ है वार पलटवार, जरा उसे देख लीजिए, फिर श्याम सिंह तोमर जी का रुख करेंगे। भगवा रंग पर कांग्रेस को जवाब, मोहन यादव की कांग्रेस को सलाह।
कांग्रेस के नेता भगवा को हमेशा मुद्दा बनाते हैं, मगर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भगवा के सवाल पर पूरे कांग्रेस को ही जवाब दे दिया। सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को भगवा से परेशानी है तो उन्हें अपने झंडे से भगवा रंग को हटा लेना चाहिए। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराजी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है। कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक है। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफी मांगेगी। सीएम यादव ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में ले जाता है। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में आकर के वो अपनी भूल सुधार करेंगे। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर लाने की कोशिश कर रही है जिसमें महारत है। दिल्ली, लग रहा था दिल्ली का मुद्दा है, मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा और फिर जो उन्होंने बयान दिया वो भी सामने आ गया। मुद्दा तो ऐसा लगता था कि दिल्ली से उठेगा और पूरे देश में गूंजेगा, लेकिन ये गूंज तो मध्य प्रदेश से सुनाई दे रही है। और खुद मुखर हुए हैं इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उन्होंने साफ गोई से कह दिया है कि आखिर इस रंग से किसी को क्या दिक्कत है। ये जो है संस्कृति का रंग है, हमारे सनातन का रंग है। लेकिन इसमें हमको ये भी देखना होगा कहीं रंगों की इस लड़ाई में जो कवायद हुई है वो पीछे ना छूट जाए। कवायद ये हुई है कि डीडी न्यूज़ जो कि राष्ट्रीय चैनल है, उस राष्ट्रीय चैनल को वाइब्रेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसको जो अभी तक लीक से हटकर कहीं हाशिए पर चला गया था डीडी न्यूज़, उसको जो है फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। और उस कोशिश में ये भी है कि अब इस राष्ट्रीय चैनल को वास्तव में राष्ट्रीय चैनल की हैसियत मिले, ये सरकार सोचती है, वो भी हमको देखना होगा। बिल्कुल श्याम जी, डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं उनकी इस छवि को भी देखा गया था, जो सनातनी हैं, चाहे वो विक्रमादित्य से उनका प्रभावित होना हो। अब वो छवि जब ज़रूरत है, लोकसभा चुनाव सर में है, तो अब उन्हीं बिंदुओं को लेकर इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, और इसकी गूंज हो सकता है उत्तर प्रदेश, बिहार तक भी जाए, जहां जहां यादव बाहुल्य समाज है। देखिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और भाजपा सरकार हो और वही कोई बगैर रणनीति के और बगैर योजना के कोई काम करे, ऐसा संभव नहीं है। ये जो डीडी न्यूज़ का जो रंग बदला गया है, वो भी अभी मौजूदा जो धारा बह रही है सनातन की, उसके जो है तारतम्य में ही हमको उसको देखना होगा। और ये जो आपने बड़ी बात कही कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक जाए, बिहार तक जाए, ये भी कोशिश दिखाई देती है। और एक यादव मुख्यमंत्री जो कि जो जातिगत अगर समीकरण साधने के हिसाब से मोहन यादव को आगे कर रही है भाजपा, और उसके मुंह से ये जो मुखर किया जा रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है विपक्ष को, तो इसके भी मायने हैं। बिल्कुल, अब दिलचस्प होगा कि डॉक्टर मोहन यादव का अगला दौरा कहां हो रहा है, और आपकी नज़र तो बनी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी फोटो में फिल्टर लगाते हैं गोरे होने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, लेकिन इस फिल्टर की वजह से ग्वालियर जिले के एक गांव में बारात लौट गई, शादी तक टूट गई। रिपोर्ट देखिए, फिर आपको अनिल गौर खुद कहानी बताएंगे। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा है सब कुछ, सभी खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, दोनों वर बहू की बहुत अच्छी शादी हुई होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जयमाल कार्यक्रम के बाद लड़की ने 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। दरअसल ग्वालियर के उटीला गांव का ये मामला है। शादी से पहले घर वालों ने दूल्हे की फिल्टर्ड फोटो दुल्हन को दिखाकर उसे शादी के लिए मना लिया था। दुल्हन ने दूल्हे को जयमाल के स्टेज पर ही पहली बार देखा।
वहां दुल्हन दूल्हे को देखते ही सहम गई। दुल्हन ने वरमाला तो डाल दी लेकिन दिल पर पत्थर रख लिया। लेकिन जब फेरे लेने की बारी आई तब दुल्हन का सब्र टूट पड़ा। उसने 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया और परिजनों को चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती की तो वह जहर खा लेगी। इसकी जानकारी एसपी ग्वालियर दे रहे हैं, जरा सुनिए। टीला में कल एक शादी समारोह के दौरान एकदम विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। उक्त सूचना पर उटीला थाना प्रभारी वहाँ पे हमारा पुलिस स्टाफ पहुँचा। तो जब वहाँ जाकर जो वस्तु स्थिति सामने आई कि दोनों पक्षों की वरमाला होने वाली थी और जब दुल्हन ने जो दूल्हे को देखा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। चूँकि दुल्हन को जो फोटोग्राफ के आधार पर रिश्ता तय हुआ था तो उसका कहना यह था कि जो फ़ोटो भेजा गया था वो फ़ोटो से डिफरेंट है दूल्हा, और फिजिकली भी मतलब जो है उसकी हाइट वगैरह कम है। तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो पुलिस की समझाइश पर जो है दोनों पक्षों सहमत हो गए और शादी नहीं करी और दोनों पक्ष अपना अपना जो उनका आपसी सहमति बनी और राजीनामा हुआ तो उसके आधार पर अपने अपने वापस चले गए। अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, फिल्टर लगाना इतना भारी पड़ गया कि शादी टूट गई, कैसे फिर ये क्या कारण था? दुल्हन ने शादी तोड़ दी, फिल्टर बस था कि कुछ और भी चीज़ें थी? और ये कितना समाज पर इसमें गहरा असर पड़ रहा है? माता पिता को भी समझना चाहिए, शादी से पहले मेल मिलाप कराना चाहिए, परिचय कराना चाहिए। ऐसा स्टेज में होने के बाद तो खुद की ही समाज की धज्जियां उड़ जाती हैं और खुद के परिवार की। अनिल, क्या आवाज जा रही है आप तक? अनिल, फिल्टर लगाना इतना भारी पड़ा, माता पिता को भी ये सोचना चाहिए था कि फिल्टर वाली फोटो दिखाने से अच्छा है कि पहले मिलवा देते जिनसे शादी हो रही है, तो ये नौबत ना आती, धज्जियां ना उड़ती खुद के परिवार की। बिल्कुल, देखिए नितेश, आज के ज़माने में जिस तरीके से फिल्टर का उपयोग लगातार हो रहा है और इसे अलग अलग तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक दूल्हे के लिए ये काफ़ी मुसीबत बन गया है फिल्टर। दरअसल ये ग्वालियर के उटीला गांव की घटना है, जहां एक जो दुल्हन है वो आगरा यानी उत्तर प्रदेश से गांव में आई थी और दूल्हा यहाँ का जो अनिल सिंह चौहान है वो उनकी जब शादी हो रही थी तो स्टेज पर जब बरमाला का जो प्रोग्राम चल रहा था उसी दौरान जब दुल्हन उसे दूल्हे को जब जयमाला डालने के लिए वहां पर पहुंची तो उसने दूल्हे का जब चेहरा देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि उसने जयमाला तो डाल दी लेकिन उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि मैं 7 फेरे नहीं लूंगी। और इसका कारण यह है कि जो फिल्टर में जो उस दौरान जब सगाई हुई थी, जब दूल्हे का जो चेहरा दिखाया गया था तो उस दौरान कुछ अलग था और इस दौरान कुछ अलग है। इसलिए उसने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, अगर जबरन शादी कराई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसके बाद जब इस बात का जब मामला जब ये थाने में पहुंचा और पुलिस वहां पर पहुंची तो दोनों जब जो बर और वधू पक्ष आपस में समझौता हुआ और यह तय हुआ कि ये शादी नहीं होगी और उसके बाद दुल्हन पक्ष अपने घर लौट गया और दूल्हा पक्ष अपने घर लौट गया। तो कहीं ना कहीं ये शादी जो एक फिल्टर की वजह से टूटी है तो एक काफी अजीबोगरीब मामला है। अजीबोगरीब है और संदेश लेकिन इसका स्पष्ट है अनिल कि शादी एक व्यक्तिगत जो है 2 परिवारों का मिलन है, 2 लोगों का है, तो उनको भी आपस में मिलने देना चाहिए, इसकी भी स्वतंत्रता देना चाहिए। मामला अजीब है लेकिन गंभीर भी है अनिल। बिल्कुल, देखिए नितेश, सही कहा कि आजकल के मॉडर्न जमाने में अक्सर ये होता है कि जब सगाई होती है तो आपस में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, भविष्य के बारे में भी दोनों ही समझते हैं कि क्या वो कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आपस में दोनों की जो बातचीत होती है। लेकिन अक्सर ये जो ग्रामीण प्रवेश इलाका है, खासकर ग्रामीण प्रवेश इलाके की अगर बात करें तो वो रूढ़िवादी अभी भी है। अभी भी हालात ये देखने को मिलते हैं कि जो परिवार है वह चाहे वो उस लड़की से जो जिससे शादी होने वाली बिल्कुल संस्कार के नाम पर, उसे मर्यादा के नाम पर ढाक दिया जाता और नतीजा कई बार ये निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए, अमूमन जिस पर ध्यान नहीं जाता। आगे बढ़ेंगे, बैतूल चलेंगे जहां भैंसदेही में सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की जगह सुरक्षा गार्ड यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने मरीजों की शुगर और बीपी की जांच की। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी है लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच कर रहा है।
वहीं झल्लार के सीएचसी में भी नेत्र सहायक गांव-गांव घूमकर लोगों का इलाज कर रहा है, मोटी रकम वसूल रहा है। मरीजों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, तो मामले में सीएमएचओ जांच की बात कह रहे हैं। में एक अलग से टीम यहाँ से गठित करके जिले से उसके बारे में जांच करवाई जाएगी। गार्ड का तो उचित नहीं लगता मुझे, लेकिन अब वो किस परिस्थिति में ड्यूटी कर रहा है या डेली करता है वहाँ पर काम, ये मेरे को वहाँ से जानकारी लेना पड़ेगा। शंकर राय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, अभी तक कार्रवाई हुई या सिक्योरिटी गार्ड अभी भी शुगर बीपी की जांच कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है? शंकर, आवाज आ रही है? शंकर, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए, क्या अभी भी सिक्योरिटी गार्ड जांच कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है और नेत्र सहायक भी अपने मन से इलाज कर रहा है? नितेश जी, आपको बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य सुविधा की बात मध्य प्रदेश सरकार करती है, मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुविधा इसी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को मिल रही है। ये पूरा मामला भैंसदेही के सामुदाय स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर जो सुरक्षा गार्ड है वो गर्भवती महिलाओं की शुगर और बीपी की जांच कर रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सुरक्षा गार्ड है वो गर्भवती महिलाओं की शुगर और बीपी की जांच कर रहा है। ये वो एक बहुत गंभीर मामला है, इस पर निश्चित रूप से अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है शंकर इस मामले में? सीएम डॉक्टर मोहन यादव कठोर प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर यहाँ जो लापरवाही हुई है उस पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।